आपके आएंगे सब्जेक्टिव आएंगे, और सब्जेक्टिव ऐसे आएंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा किसमें, लगभग मान के चलिए 75 से लेकर के 120 वर्ड के बीच में, ठीक है। और ये होंगे 4 मार्क्स के, तो आपके हो जाएंगे 60, टोटल आपका हो जाएगा 100, राइट। एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में, एक छोटे से टाइम में आपको दोनों मोड पे काम करना है, यानी ऑब्जेक्टिव पे भी और सब्जेक्टिव पे भी। ऑब्जेक्टिव तो जनरली हम लोगों का तैयार होता ही होता है, लेकिन अब साथ में जब सब्जेक्टिव को लिखें कैसे, तो मैं आप लोगों से को सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके की एक कॉपी मार्केट में मिलती है, आप एक कॉपी जरूर खरीद लीजिए, है ना। 100-150 रुपए की आएगी, स्टेट का या यूपीएससी का, किसी का भी, ये इस तरीके के मोड की एक कॉपी लेनी है आप लोगों को, ऐसा, राइट। इस कॉपी की खास बात क्या है कि आपको जो कॉपी मिलेगी जिसमें आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने होंगे, कमोबेश ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे 1 से 1.5 महीना, जो भी आपको टाइम दिया गया है ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी, इस तरीके से डिसिप्लिन हो जाएगा ऐसे ही लिखने का, है ना। इस प्रोग्राम में मैं 2 काम आप लोगों को स्पेशल सिखाऊंगा कि लिखना कैसे है। रोज के आपको 5 क्वेश्चंस के असाइनमेंट मिलेंगे, उनको आप क्वेश्चंस करके मेरे ग्रुप में जब आप डालेंगे, ठीक है, तो मैं उसको चेक करूंगा एक एक वर्ड आपने कहाँ गलती करी है ना, और उसको निशान बना करके मैं आप तक भेजूंगा कि आपको ये चीजें इंप्रूव करनी है। अगर आपने 1 महीने रेगुलर इन बातों को कर लिया ना, तो पर डे मिनिमम 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करना ही करना है। अगर आपने 2-1.5 महीने भी सेशंस को पूरा देखा, ठीक है, पूरे क्लासेस लिए, तो आपके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे कि जो 15 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनमें से डायरेक्ट 12 या 13 क्वेश्चन सीधे फंस जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आप अपनी नॉलेज की बेस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही पूरी स्ट्रेटजी है। साथ में जब हम मेंस की राइटिंग करेंगे, तो एक मेंस की राइटिंग के क्वेश्चंस में से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बना पाएंगे, उस बात को भी हम लोग सीखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपके पास ये वाला जो सेशन है आपका पीजीटी का, अगर आप इसे एक बार देखते हैं तो आपके और भी एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम देखते हैं पहले यूनिट का सिलेबस क्या है। तो जो फर्स्ट यूनिट हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, उसमें केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जानते हो आपके आ जाएगा 4 नंबर में कि राइट जनरल हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, जो आपने पढ़ी ही नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है। सेकंड, इसमें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है और एप्लीकेशन क्या है, आएगा राइट ऐसे ऑन स्कोप एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री, है ना। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मैटर का नेचर क्या होता है, मैटर कितने टाइप्स का होता है। इसी का चौथा पार्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पांचवा पार्ट है डाल्टन्स थियरी, और छठा पार्ट इसका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। इनके प्रॉपर सिलेबस मैंने उसमें डाल दिए हैं आपके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से भी ले सकते हैं। उसी को अच्छा सा फॉलो करेंगे, है ना, मतलब वर्ड टू वर्ड उसी को फॉलो करेंगे। जो आपका सिलेबस है वो आपका कवर कराया जाएगा। सिलेबस पर बेस्ड सारे मेंस के क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी मैं यहाँ पर भी सिखाऊंगा और असाइनमेंट में भी दूंगा, और साथ में इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या मेरी का अभी तक की जो बातें बेटा आप लोगों तक आ रही हैं, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, और एक बार ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, इससे ज्यादा बच्चे देख पाए बेटा, है ना। जिसको ना पता चल पाया हो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन का अगर उसने दिया तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये केमिस्ट्री टर्म कहां से आया है बच्चों, है ना। जो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री का जो टर्म है ना बेटा, ये एक वर्ड से आया है जिसको हम कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमिया। यही कीमिया कभी खीमिया होता था अरबी में, ठीक है, कीमिया। ये इजिप्टियन वर्ड है, अरबी वर्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं खीमिया, है ना। इजिप्ट एक कंट्री आप लोग जानते हैं, है ना, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। और ये खीमिया का जो मीनिंग था एक्चुअली में, वो क्या था, ब्लैक सॉइल ऑफ इजिप्ट। क्या था, ब्लैक सॉइल ऑफ इजिप्ट, ब्लैक सॉइल ऑफ इजिप्ट, ठीक है बेटा।
ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जब से एनईपी आई है तब से यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने लग गए हैं आप लोगों के सिलेबस में, राइट। ब्लैक सॉइल ऑफ इजिप्ट, क्या बातें आपको यहां से सीखनी है, ध्यान से देखिएगा। जो इजिप्ट के लोग थे वो बहुत ही होशियार, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, और उसी टाइम जो चीजें डेवलप हुई हैं, क्या हुई थी, ध्यान से देखिएगा। एक तो उस टाइम मेटलर्जी डेवलप हो रही थी। क्या डेवलप हो रही थी? मेटलर्जी। ध्यान सुनिएगा बेटा, मेटलर्जी डेवलप हो रही थी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट तरीके के जो बर्तन बनाने होते हैं ना, बर्तन, पोएट्री, ठीक है। उसके बाद कलर्स कैसे बनेंगे, ये सारी बातें वहां से हुई। इंक भी बनाने लग गए वो लोग, ठीक है। ये सारी चीजें इंडियन में देखें तो इंडिया में सोमरस का आपने कॉन्सेप्ट सुना है, ठीक है। ये सब चीजें केमिस्ट्री की देन है। तो केमिस्ट्री एक टर्म से बना जो पहले कीमिया था, कीमिया बार बार प्रोनाउंसिएशन से कीमिया बन गया है, उसी कीमिया को बाद में केमिस्ट्री कहा गया है। ये कीमिया है ब्लैक सॉइल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के जो लोग थे वो बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, वो वहाँ की काली मिट्टी से, जो ब्लैक कलर की मिट्टी थी, उससे बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस कर रहे थे, इंक बना रहे थे, कलर बना रहे थे, बर्तन बना रहे थे। उन्हीं को कीमियागार कहा गया। क्या कहा गया बेटा जी? कीमियागार। उन्हें क्या कहा गया? कीमियागार। आई एम ऑडिबल? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। इसी टाइम में इंडिया में देखिएगा, इस पर्टिकुलर एरा में, जो केमिस्ट्री का ये एरा है, अगर इंडियन ग्रोथ, इंडियन आपने कहा कि इंडियन कंट्रीब्यूशन अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इंडियन कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में पहला क्या रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा। हमने भी मेटलर्जी में बहुत काम किया है, पोएट्री में, कलर्स में, इंक में, इन सब में काम करना शुरू कर दिया था। इंडिया में डेवलपमेंट हो चुका था। हमारे पास एंशियंट में एक महर्षि थे, उनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन, है ना। नागार्जुन को पढ़िएगा, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे पारे को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है। किसको? मरकरी को गोल्ड में चेंज करने की टेक्निक। मरकरी कैसे बन जाएगा गोल्ड, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्सेप्ट था पंचतत्व का। किसका था? पंचतत्व। पंचतत्व का कॉन्सेप्ट था। पंचतत्व का मतलब दुनिया की हर चीज 5 चीजों से बनी हुई है। आप लोगों ने तुलसीदास जी का एक चौपाई पढ़ा होगा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, है ना। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, है ना बेटा। हेलो, आई एम ऑडिबल? प्लीज, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, क्या बात है? ग्रुप के सारे बच्चों तक नहीं पहुंचा है क्या? ये लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जो केमिस्ट्री के हैं। यहाँ से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। तो वो 5 तत्व कौन से हैं बेटा? पहला है पृथ्वी, पृथ्वी है। दूसरा है वायु, है ना। तीसरा क्या बेटा? आकाश। चौथा क्या है? जल। पांचवा क्या है? अग्नि। ये कॉन्सेप्ट था बेटा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा जो कॉन्सेप्ट हम मानते थे कि दुनिया के सारे मटेरियल 5 तत्वों से बने हैं। एक और कॉन्सेप्ट है इंडियन कंट्रीब्यूशन में, महर्षि कनाद का। किसका? ये सब सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, है ना। महर्षि कनाद। ये आ गया कि इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑन द एंशिएंट केमिस्ट्री, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। महर्षि कनाद जो है वो कहते हैं कि दुनिया के सारी चीजें छोटे छोटे कणों से बनी है ना, स्मॉल कण से बने हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट कण से दुनिया के पार्टिकल बने हैं, स्मॉलेस्ट कण। आज में लोग कण कहते हैं ना, उसी कण को उन्होंने क्या कहा? परम कण कहा, परम अणु कहा। क्या कहा बेटा? परम अणु।
और इसी परमाणु को आप क्या कहते हैं बाद में, एटम कह देते हैं, परमाणु मतलब एटम, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट फेज ऑफ केमिस्ट्री में 3 बातें हुई हैं। क्या मेटलर्जी पे काम हुआ है बच्चों? प्लीज एक बार और लोगों तक शेयर कर दीजिए बच्चों, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अब देखो ये सब्जेक्टिव का एक बैकग्राउंड रेडी हो गया है 4 नंबर के क्वेश्चंस का। मतलब एंशिएंट व्यू ऑफ केमिस्ट्री पे अगर आ जाए कि राइट ऐसे ऑन द एंशिएंट ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री में, तो आपको ये सारे डेटा प्रस्तुत कर देने हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो लगभग ये पूरा डेटा मिल करके आपको 50 to 70 वर्ड मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आएगा कि केमिस्ट्री टर्म किस टर्म से ड्राइव हुआ, तो कीमिया से। कीमिया का मीनिंग क्या है, ब्लैक सॉइल ऑफ इजिप्ट, राइट। फिर आएगा महर्षि कनाद, मतलब परमाणु टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया होगा, महर्षि कनाद ने। वो कौन से साइंटिस्ट थे या महर्षि थे या बौद्ध भिक्षु थे, राइट, जिन्होंने पहली बार अपनी बुक्स में मरकरी को गोल्ड में चेंज करने की टेक्निक बताई, वो कौन है, नागार्जुन है। पंच तत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, तो 5 तत्व कौन से हमारे, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ठीक है। मेन जो एंशिएंट आपका केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था, उसका मेन जो काम था वो मेटलर्जी का था, मतलब मेटलर्जिकल धातुक्रम हिंदी में कहते हैं। पोएट्री जो भी आप बनाते हैं, क्या बर्तन, मिट्टी के बर्तन या केमिकल्स के बर्तन। इंक और डाई यानी कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डाई उस टाइम बहुत फेमस था। नील आप जानते हैं, नील है ना, नील, नील हड़प्पन टाइम में भी मिला है। तो ये पहला पार्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2 चीजें एक साथ सीखनी है, सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव में इसको सजाना है आपको अपने पेज में, और साथ में इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 ढूंढ लेने हैं बच्चों, क्लियर है। इसके बाद का जो एरा है ना, वो आता है लगभग 300 बीसी, मतलब कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 300 साल पहले मौर्यन पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, और लगभग चलेगा ये 1540। बहुत सारी बुक्स में 1100 दिया है, बहुत सारी जगह पे 1600, तो आप 1600 ले लीजिए, ठीक है। ये एरा चल रहा है, इस एरा को कहा जाता है अल्केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा, अल्केमिस्ट्री एरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्केमिस्ट्री। आपसे पूछेगा कि अल्केमिस्ट्री एरा क्या है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सिलेबस में नहीं है, इंट्रोडक्शन डाल दिया है तो सिलेबस में आपसे उम्मीद करता है एज ए टीचर, क्योंकि मुझसे खुद इंटरव्यू में पूछा गया सारी चीजें, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर डाल दिया गया तो आपकी केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बारीक बातें वो आपसे सीखना चाह रहा है बच्चों, ठीक है। सारी बारीक बातें आपसे वो चाह रहा है कि आप बताइए, ओके, क्लियर है बेटा। एक बार कमेंट कर दो बेटा, लेक्चर सही जा रहा है। ओके बेटा, तो इंट्रोडक्शंस में, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में जो सेकंड फेज आता है, इसको बोलते हैं प्री साइंटिफिक फेज। क्या कहते हैं बेटा, प्री साइंटिफिक फेज, है ना। प्री साइंटिफिक फेज में जो टर्म डिराइव हुआ उसका नाम है अल्केमिस्ट्री। अल्केमिस्ट्री में इनका जो मकसद रहा होगा, है ना, इनका जो गोल था, ठीक है बेटा, इनका जो मकसद था, इनका जो गोल रहा होगा, है ना, इनकी जो ऑब्जेक्टिव थी, वो 2 ऑब्जेक्टिव थी बेटा, ठीक है। इनकी पहली ऑब्जेक्टिव थी किसी सस्ते मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर देना। क्या, किसी सस्ते मेटल को, किसी सस्ते मेटल को बेटा, है ना, सस्ते मेटल में बताओ उस टाइम कौन से मेटल सस्ता रहा होगा, ठीक है। सस्ते मेटल्स लाइक उस टाइम जो थे सस्ते मेटल में वो आते थे, लेड सस्ता था उस टाइम, और आयरन, है ना, को गोल्ड बना देना। क्या बना देना बेटा, गोल्ड बना देना। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, इस पर्टिकुलर एरा में लोग जो भी काम कर रहे थे उनको अल्केमिस्ट कहा गया। उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को उस टाइम केमिस्ट्री का नाम बदल के क्या हो गया, अल्केमिस्ट्री हो गया बच्चों। क्या हो गया, अल्केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अल्केमिस्ट का जो पहला ऑब्जेक्टिव था, पहला मकसद जो था उनकी जिंदगी का, वो क्या था,
सस्ते मेटल्स लाइक लेड और आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट करना बेटा? गोल्ड में कन्वर्ट कर देना। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे वो जुड़ ही नहीं रहे, है ना? जब आप इन चीजों को नहीं सीखोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा फिर आपका? ठीक है, चलो बेटा। दूसरा इनका काम था कोई ऐसी मेडिसिन बनाना, कोई ऐसी मेडिसिन बना लेना, ठीक है बेटा, जिससे जिंदगी आबे हयात, क्या बेटा? आबे हयात, ये टर्म है बुक्स में, यही लिखा है आबे हयात, जिसकी अंग्रेजी मीनिंग होती है एलेक्जर ऑफ लाइफ। क्या होती है? एलेक्जर ऑफ लाइफ बेटा, एलेक्जर ऑफ लाइफ, है ना? एलेक्जर ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमर हो जाना। क्या कहते हैं? अमर हो जाना। मतलब ना तो बीमार होंगे ना तो बूढ़े होंगे, ठीक है बेटा? ना तो बीमार होंगे और ना ही बूढ़े होंगे। ना तो बीमार, ठीक है, बीमार ही नहीं होंगे, एक बार इस दवा को खा लेंगे, और ना ही क्या होंगे? ना ही बूढ़े होंगे वो, ठीक है? तो देखिए इधर अल्केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही एक प्री साइंटिफिक फेज में कॉन्सेप्ट था। उस टाइम जो लोग भी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उनको अल्केमिस्ट्री कहा गया सब्जेक्ट को, और उन सभी लोगों को अल्केमिस्ट कहा गया। अल्केमिस्टों के लाइफ के दो गोल थे। पहला गोल था कि उस टाइम जो एग्जिस्टिंग सस्ते मेटल थे जैसे कि लेड और आयरन, उनको किसी भी तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए, तो लोगों को पैसे की कमी नहीं रहेगी, लोग अमीर हो जाएंगे। और किसी ऐसे मेडिसिन की खोज की जाए, ठीक है, जिससे अबे हयात यानी कि एलेक्जर ऑफ लाइफ का गोल प्राप्त किया जा सके, यानी वो अमर हो जाए, ठीक है? अमर हो जाने का मीनिंग उनका ये था कि इस दवा को खा लोगे तो ना तो कभी बूढ़े होगे ना ही बीमार होगे। अगर आदमी बूढ़ा और बीमार दोनों ना हो तो तरीके से अमर ही हो। बोलो भाई, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप कई बार जब जाते होंगे मार्केट में बेटा, है ना, मार्केट में जब आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कई बार आपको मिलता होगा क्या? अल्केमिस्ट। जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, उस पर केमिस्ट की दुकान नहीं लिखा होता, अल्केमिस्ट की दुकान लिखा होता है, राइट? अल्केमिस्ट की शॉप लिखी होती है। तो अल्केमिस्ट की मीनिंग यही है, अल्केमिस्ट केमिस्ट्री का सेकंड फेज है, राइट? जो मॉडर्न पीरियड से लेकर के मेडिवल फेज तक आया है, और उस टाइम में जो भी केमिस्ट्री पढ़ते थे उनकी लाइफ के दो गोल थे, ये दोनों मकसद पूरे नहीं हुए, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव जो इनका था अचीव नहीं हुआ, नॉट अचीव्ड, है ना बेटा? नॉट अचीव, याद रखिएगा, इनके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए, आपको मालूम ही है। बट सेवरल मेथड लाइक, देखिए कौन से मेथड डिस्कवर्ड हुए इनके द्वारा? डिस्टिलेशन बेटा, डिस्टिलेशन प्रोसेस जानते हैं ना? आशमन, डिस्टिलेशन में स्टीम डिस्टिलेशन होता है, रिड्यूस प्रेशर होता है, डिस्टिलेशन हो गया। इवेपोरेशन टेक्निक कहां से आ गई, है ना? सब्लिमेशन टेक्निक आ गई, ये सारे, एंड डिफरेंट केमिकल, ये सारे किसके देन है बेटा? अल्केमिस्ट के देन है, ठीक है? आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से लिखना है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने हैं प्यारे बच्चों, है ना? और जो भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर कर दीजिए, जो भी आपके नियर डियर हैं, ठीक है? ये सेशन जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि और चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी, इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चन आते नहीं थे कहीं पर भी, है ना? इस नाते बुक्स वाले भी छापना बंद कर दिए, लेकिन आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन से, इस नाते आपके सिलेबस में होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है? यहां तक हमारी केमिस्ट्री क्या है? अभी केमिस्ट्री साइंस नहीं, याद रखिएगा। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एज ए आर्ट पढ़ी जा रही है, केमिस्ट्री एज ए आर्ट, केमिस्ट्री इज ए आर्ट, है ना? आर्ट सब्जेक्ट। आजकल हम लोग साइंस में माने आते हैं, साइंस में आते हैं। अब साइंस में आने के लिए सबसे जरूरी बात क्या थी? क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसकी वजह से केमिस्ट्री हमारी क्या बन गई? साइंस का पार्ट बन गई, है ना? वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसकी वजह से केमिस्ट्री हमारी क्या होगी बेटा? साइंस का पार्ट बन गई है। तो अब हम उसको देखते हैं बच्चों। देखिए, तो हम पहले समझ लेते हैं एक लाइन में साइंस क्या है ना? साइंस क्या है बेटा?
साइंस में दो चीजें जरूरी है ना? कैसा बेटा? एक तो वेल अरेंज चीजें हो, ठीक है, वेल अरेंज, और दूसरा सक्सेसिव हो, है ना, सक्सेसिव नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक। जब किसी भी टॉपिक का नॉलेज आपको हो, लेकिन नॉलेज कैसा हो बेटा? सक्सेसिव हो और साथ में वेल अरेंज हो, सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो, तो ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में हमारी मम्मी को, दादी को, नानी को, सबको खाना बनाना आता है, चाय बनाना आता है, उन्होंने कोई उसकी सक्सेसिव वे में पढ़ाई नहीं करी है, राइट? तो वो एक तरीके से कला है। आप देखते होंगे बहुत सारे पेंटर हैं, बहुत सारे इंक बनाने वाले हैं, वो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसको हम आर्ट कहते हैं। जब आप साइंस में आते हैं तो साइंस के कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इस स्टेप में आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट होता है, आपका कंक्लूजन होता है, रिजल्ट होता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो सबसे पहली बार एक गैस जार में, इस तरीके से एक गैस जार में पहली बार एक पिस्टन लिया, ठीक है, उसमें गैस फिल की गई, गैस, और इस पिस्टन पी से इसको कंप्रेस किया गया, तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पी जो होता है वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बात बताई किसने? रॉबर्ट बॉयल ने, एक्सपेरिमेंट करके, रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने ही क्या किया बेटा? है ना, केमिस्ट्री को आर्ट से साइंस बना दिया बेटा। केमिस्ट्री को आर्ट से कहां लेके गए? साइंस में। अब ये क्वेश्चंस आपको आएगा किसमें? ऑब्जेक्टिव में, कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को साइंस सब्जेक्ट बनाने में किसका रोल रहा है, किस साइंटिस्ट का रोल रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बॉयल का, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है प्यारे बच्चों, है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनियो लेवाजियर, एंटोनियो लेओजियर, ठीक है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है बेटा, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन अगर इंडियन केमिस्ट्री की बात की जाए कि इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन है, ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ सारी बातें, ठीक है। कौन है बेटा? तो आप बोलेंगे पीसी राय, है ना, एक बंगाल के केमिस्ट थे, एक तरीके से फार्मासिस्ट थे, पीसी रॉय, ठीक है। तो ये बात हमारे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस की रही है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग भाई, जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज और बच्चों को शेयर कर दीजिए बेटा। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब आता है कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर हम केमिस्ट्री के स्कोप की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए, जब फूड की बात करते हैं तो फूड में सब कुछ क्या है? केमिकल ही तो है, जिनमें से सबसे आपका शुगर हो गया, ठीक है,
ग्लूकोज हो गया, है ना, फाइबर हो गया, विटामिन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया। ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? केमिकल्स हैं तो केमिस्ट्री से आएंगी। दैट इज द पहला एप्लीकेशन, पहला स्कोप इसका, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन सारी केमिस्ट्री की है, चाहे आप एंटीबायोटिक की बात करते हैं, है ना, ठीक है, और बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि आप पैरासीटामॉल की बात कर लीजिए, आपको ये सब चीजें लिखनी होंगी, है ना, बहुत सारी मेडिसिन, सारी इसी केमिस्ट्री की तो देन है बेटा। उसके बाद देखिए, जो भी आपके पास कंस्ट्रक्शन के मटेरियल है, जैसे सरिया, ठीक है, सीमेंट। सीमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोर्टलैंड का सीमेंट, यहां से क्वेश्चन बार बार आता है, पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, पेंट, ठीक है, एल्यूमिनियम, ग्लास, इन सब चीजों से कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं बेटा, है ना। टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें, टेक्नोलॉजी में एलसीडी, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मीनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें बेटा। तो देखिए, आपका खाना हो चुका है, दवा हो चुका है, और आपका मकान हो चुका है, राइट। अब बात किसकी आएगी? रोटी कपड़ा मकान में कपड़े की, क्लोथ, है ना। तो क्लोथ्स में सारे पॉलीमर्स और फाइबर, पॉलीमर्स एंड फाइबर जितने भी हम बनाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों केमिस्ट्री से आ सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर हैं वो सब केमिस्ट्री के ही कॉन्सेप्ट हैं, केमिस्ट्री से बनाए गए हैं। उसके बाद बेटा एनर्जी की बात कर ले, एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, यहीं से डेवलप हो रही हैं चीजें, है ना। तो ये केमिस्ट्री के स्कोप की बात, बहुत सारी बातें हैं, आपको केवल 4 नंबर की बातें लिखनी है ना। 4 मार्क्स में ये इनफ रहेगा बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही बताया, प्रफुल्ल चंद्र राय बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। जो जब आप स्कोप पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंस अपने आप आ जाता है, राइट। जब आप स्कोप पढ़ते हैं बच्चों तो अपने आप इंपॉर्टेंस भी उसी में आ जाती है, क्योंकि आपका जो सिलेबस की डिमांड है ना वो ऐसा ही है। तो जैसा आपका सिलेबस है बिल्कुल डिक्टो उसी जैसा इसमें मैं पढ़ाऊंगा इस वाले पोर्शंस में, ठीक है। अब क्या आता है कि केमिस्ट्री को अगर आप क्लासीफाई करते हैं तो इसके कितने ब्रांचेस बनेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री की ब्रांच। तो देखो, बेसिक में आप पहले सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाऊंगा भी मैं हर एक चीज इसमें, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। इन्हीं सब से इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारे पार्ट और बनेंगे, जैसे कि नैनो केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री हो गया हमारा, है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके बाद प्यारे बच्चों मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच है। पॉलीमर केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री,
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जिनका अपना इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीजों का। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पोर्शन में, मैटर क्या है, ठीक है, क्योंकि मैटर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं बच्चों। मैटर की पूरी कहानी आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या है मैटर, चलो बताओ मैटर के बारे में जो भी आप बातें जानते हैं बेटा, आएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैटर। तो आपको छोटे बच्चों वाली बात तो लिखनी नहीं है, अब आप टीचर वाली बात बताएंगे, है ना। तो आप कहते हैं, आपको याद भी है, एनीथिंग, कोई भी चीज, which have, पहली बात बताओ बेटा, फर्स्ट मास, जिसका अपना मास हो। दूसरी बात ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस। तीसरी बात कोई बता दे आप लोगों में से, तीसरी बात एनीथिंग, इस दुनिया में कोई भी चीज मैटर कहलाएगी अगर वो मास हो, उसके अंदर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो बेटा, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, है ना। एनीथिंग विच हैव मास। थर्ड बताओ बेटा, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। थर्ड क्या है बेटा, फॉलो लॉ ऑफ इनर्सिया। क्या बेटा, लॉ ऑफ इनर्सिया, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो इन तीन बातों को, कंडीशंस को फुलफिल करती हो, मटेरियल के अंदर आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो मेरे हाथ में जो ये पेन है, मेरे हाथ में जो ये पेन है बेटा, इस पेन का अपना मास है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जब मैं इस पेन को छोड़ता हूं, राइट, इस पे फोर्स लगाता हूं, तो इसकी अवस्था में यानी इनके स्टेट में परिवर्तन या चेंज आ जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज जिस स्टेट में है वो तब तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स या बल ना लगाया जाए, राइट। तो पेन इसी का एग्जाम्पल होगा हमारा, बोलो बेटा। उसके बाद जो ईट है आपका, है ना, ये जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, जिस चौक से आप लिख रहे हैं, एयर बताइए क्या है बेटा, एयर या वाटर, पहले बताइए वाटर, H2O है मैटर या नहीं है, इज H2O मैटर और नॉट, कैसे प्रूव करोगे। पानी मटेरियल है बेटा, है ना, पानी मटेरियल है। उसके बाद एयर, एयर मटेरियल है, क्यों, क्योंकि एयर का अपना मास होता है। जब आप ट्यूब के अंदर हवा भर देते हैं तो उस ट्यूब का वजन बढ़ जाता है, और हवा भरने से उसका स्पेस बढ़ जाता है, राइट, ठीक है। एयर हो गया हमारा, प्लाज्मा हो गया हमारा, क्या, प्लाज्मा, दुनिया के सारे जो सॉलिड हैं, दुनिया के सारे जो लिक्विड है वो सब, ठीक है बेटा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सारी चीजें, ठीक है बेटा। अब क्या नहीं है मैटर, मैटर नहीं है वो क्या चीज है, तो देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपको सुनाई दे रहा है, दैट इज द साउंड, साउंड मैटर नहीं है ना। नोट मैटर में कौन चीजें आएंगी, है ना, जो मैटर नहीं है बेटा, उनमें से साउंड नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है, हीट नहीं है, यानी कि सारी एनर्जी, क्या बेटा, एनर्जी,
इसका मतलब इस पूरी दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में सब कुछ मैटर एनर्जी को छोड़ दिया जाए, है ना, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं इस तरीके से एक जनरलाइजेशन आप लोगों के सामने ला सकता हूं कि जो यूनिवर्स है हमारे सामने, ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर दो चीजें हैं, एक तो मैटर है ही, और अगर कोई चीज मैटर नहीं है तो पक्की सी बात वही चीज क्या होगी, एनर्जी होगी। यानी ये दुनिया मैटर एनर्जी से ही बनी हुई है। किससे? मैटर और एनर्जी से बनी हुई है। बस जब मैटर एनर्जी के बीच में रिलेशंस पढ़ते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, तो उसको फिजिक्स कहा जाता है। और मैटर कैसे बना है ना, ठीक है, हाउ, कैसे बना है ना, है क्या चीज हो, ठीक है, और इसके कन्वर्जन, क्या बेटा, कन्वर्जन या एप्लीकेशन, रिलेशन विद एनर्जी, रिलेशन विद एनर्जी कह सकते हैं, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि मैटर है क्या, वो कैसा दिखता है, वो किससे बना है, और जब वो कन्वर्ट होता है तो उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है या एनर्जी लग रही है, इस बात की स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है बच्चों, ठीक है। इस बात की स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। यहां तक की बातें क्लियर है? एक बार प्लीज शेयर भी कर दीजिए बच्चों, जो भी आपके दोस्त हों जिन्हें जिन्हें EMRS का पेपर देना हो, है ना। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं यार, कोई बात नहीं, चलो बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मैटर को क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी अगर बात करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेस पे अगर आप मैटर को क्लासीफाई करते हैं, तो जो मैटर का पहला फेज है बेटा, ठीक है, उसको आप कहते हैं क्या? सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को थोड़ा हीट करेंगे तो फ्लूइड बन जाएगा। उस फ्लूइड का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो लिक्विड है, और यही लिक्विड बाद में क्या बन जाएगा बेटा? गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया आपका? गैस हो गया। गैस को जब बहुत हाई टेम्परेचर दे देंगे, कितना? वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, जितना कि सन के क्रोड में है, वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चार आपके बेसिक स्टेट है मटेरियल के। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इसको इस पूरी कहानी को हम ऐसे समझ सकते हैं जिससे आप कभी भूले ना। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का एक कोई कंटेनर, एक टुकड़ा है, कंटेनर मान लीजिए, ओके बेटा, और दैट इज द प्लाज्मा। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना, वो बिल्कुल अरेंज है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है ना, इस तरीके से, जिससे इनके बीच में मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है बेटा? मैक्सिमम। तो आप बोलोगे इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम है यहाँ पर, राइट। मिनिमम क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है यहाँ पर? मिनिमम है बेटा। सबसे कम स्पेस है पार्टिकल के बीच में। ये पार्टिकल में इतना अट्रैक्शन है कि ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं, अपने मीन पोजीशन के इधर उधर क्या कर सकते हैं? ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये क्या कर सकते हैं? ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। जब ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग कितनी है? 0 के आसपास है ना, निग्लिजिबल है, कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये चलेंगे ही नहीं। अगर ये मूव नहीं करेंगे तो इसका रीजन क्या होगा? इनका शेप क्या होगा? फिक्स हो जाएगा।
शेप फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब शेप फिक्स होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, फिक्स हो जा रहा है। तो आपसे देखिए, ये तो सब बच्चे को पता है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन आपका पेपर तो टीचर का पेपर है ना, आपका पेपर छोटे बच्चों का पेपर नहीं है कि बताइए सॉलिड का वॉल्यूम और ये फिक्स होता नहीं होता, ये नहीं पूछेगा। असर्शन डालेगा कि वॉल्यूम जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में रीजन डालेगा, अगर उसका रीजन डालता है ड्यू टू द ऑलमोस्ट निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, तो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से पढ़ के जाना है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ये सब चीजें पहले से याद है ना, तो फिर गलत फहमी में जी रहे हो। ऐसी चीज पूछेगा इंट्रोडक्शन में आकर के घुस के कि आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। केमिस्ट्री का जो पोर्शन वो पूछना चाह रहा है आपसे, यही पूछेगा बच्चों। तो समझ में आ गया है। और हम हर पोर्शन को इसी हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हर पोर्शन को इसी हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल हर पोर्शन को बेटा। चलिए, तो क्या बात आपने सीखी है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन क्यों होता है, ड्यू टू द जीरो या नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी इनमें होती नहीं है ना। और इसी वजह से इनकी जो रिजिडिटी होती है वो लगभग खत्म हो जाती है। रिजिडिटी मैक्सिमम होती है, रिजिडिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, ठीक है। रिजिडिटी में बहुत रिजिड होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। और अगर ऐसे केस में मैं हीट कैपेसिटी डिफाइन करूं, क्या हीट कैपेसिटी, यानी Cp माइनस Cv की बात करूं, तो ये लगभग कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। यानी सॉलिड मटेरियल के लिए जो मेयर का फार्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, जो गैस में वैलिड था वो यहाँ पर वैलिड नहीं होता आइडियल गैस के लिए, ठीक है। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv कितना होता था, R होता था, है ना। किसके लिए बेटा, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के लिए भी ये वैलिड नहीं है। लेकिन जब इसे आप सॉलिड मटेरियल में अप्लाई करेंगे तो चूंकि सॉलिड का शेप फिक्स होने की वजह से, वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से उसे प्रेशर और वॉल्यूम का असर नहीं होगा, राइट। दूसरी बात क्या बेटा, लिक्विड, जब इसी सॉलिड को थोड़ा सा हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, अब मोशन में आ जाएंगे, चलने लग जाएंगे बेटा। इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, काइनेटिक मोशन करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये मोशंस केवल और केवल इस बर्तन की दीवार के अंदर होगा, यानी अंडर द लिमिट ऑफ कंटेनर ये मूव करेंगे। इनके पास एनर्जी आएगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, लो होगी। क्या होगी, लो होगी। तो ये चलेंगे लेकिन इस कंटेनर को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसी जैसा दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो शेप होगा, ठीक है बेटा, इनका जो शेप होगा कैसा होगा, लुक्स लाइक कंटेनर्स, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी जैसे दिखते हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी इनकी भी बहुत लो है, लेकिन इनका भी वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। वॉल्यूम क्या है बेटा, फिक्स है, राइट। इंटर पार्टिकल स्पेस यहां पर क्या है बेटा, लो है, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या है बेटा, लो है, या सर कह सकते हो कंपेरेटिवली इनके कंपेयर में लो है, ठीक है। इनके कंपेयर में क्या है, लो है। Cp माइनस Cb यहां पर भी लगभग क्या है, जीरो है। जब हम गैस के अंदर आते हैं तो इन पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतनी एनर्जी मिल जाती है यहां से, ये पार्टिकल इस कंटेनर की दीवार या लिमिट को तोड़ करके बाहर भी घूमने चले जाते हैं। अगर कोई बाहर घूमने चला गया तो उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो गया, शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, फिक्स नहीं रह जाएंगे, नॉट फिक्स। ये पार्टिकल्स इतनी ज्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, मैक्सिमम है बेटा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट में होती है, तो आपका आंसर होगा गैस में होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के पार्टिकल्स, उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किन के बीच में होती है, किस स्टेट में आकर के आती है बेटा, तो आप बोलोगे गैस स्टेट में आती है। अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर जा रही है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, है ना, जिससे मुझे मालूम चल पाए, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास में पता नहीं चल पाता कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्लियर है, आपका एक कमेंट मुझ तक इन्फॉर्म फीडबैक दे देगा और जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसे इंप्रूव कर लूंगा बेटा। क्लियर है,
ओके बेटा, चलो अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो गई, तो स्पेस तो इनफाइनाइट हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस दूर दूर हो गए, है ना, तो ये कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं इनके बीच में, लगभग निग्लिजिबल हो गया, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे में अगर ये गैस आइडियल है तो Cp माइनस CbR होगा, आइडियल के लिए याद रखिएगा, रियल होंगे तो उसका दूसरा फार्मूला है, ठीक है। अब इन्हीं पार्टिकल्स को जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या करें बेटा, और हीट कर दें। अगर और हीट कर देंगे, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पॉजिटिव पार्ट बच जाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऐसा कब होगा, जब आप बहुत हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर ऑफ क्रोड ऑफ सन, ठीक है, जो सूरज के क्रोड का टेम्परेचर अगर आप वो देते हैं, तो एटम्स के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर आ जाते हैं और पॉजिटिव पार्ट को छोड़ जाते हैं, ये जो बनता है जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। इस नाते ये एनर्जी का क्या होता है, एक अनलिमिटेड सोर्स बन जाता है। तो सूरज के अंदर यही मटेरियल है, इस नाते वो कंटिन्यूअस करोड़ों वर्षों से आपको एनर्जी दे रहा है ना, लाइट और हीट के माध्यम से। प्यारे बच्चों क्लियर है, लाइट और हीट के माध्यम से। ये प्लाज्मा तक की बातें सबको समझ में आ गई हैं। चौथा स्टेट, बस लास्ट आपका जो पॉइंट है इसमें वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दुनिया के जो भी एटम्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो भी मैटर है बेटा, ठीक है, ये जो मैटर है ये एलिमेंट से बने हैं। एलिमेंट जो बनते हैं वो एटम से बने हैं, और जो एटम्स है ना इनके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। दो तरीके के पार्टिकल से एटम्स या मटेरियल बनता है, ठीक है। एक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, जिनकी स्पिन क्या होती है, मल्टीपल्स ऑफ वन होती है, राइट। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसकी स्टडी सबसे पहले जिसने की थी वो हमारे देश के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इस नाते इसको बोसॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोसोन्स कहते हैं, बोसोन्स, राइट, बोसोन्स, राइट। इनकी स्पिन क्या होती है, 1 2 3 4 5। इनके अगर एग्जाम्पल्स आपसे कोई पूछे तो इनके एग्जाम्पल्स में फोटान्स आते हैं। क्या आते हैं, फोटान्स आते हैं, ठीक है। आपका हीलियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हीलियम्स, है ना, हीलियम का जो एटम है वो भी आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं को जब आप क्या करते हैं बेटा, कंडेंस करते हैं। क्या कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं एट 0 केल्विन। तो एक तरीके से एग्रीगेट कर लेते हैं, एक सुपर मालिक्यूल, एक जॉइंट मालिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा मालिक्यूल बना लेते हैं ये ऐसे, ठीक है, एक बड़ा सा सिस्टम बना लेते हैं जो बहुत सारे बोसॉन्स इकट्ठा होकर के, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देने वाले हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। दैट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर्स। अगला क्या है हमारे पास, कुछ पार्टिकल ऐसे जिनकी स्पिन हाफ के इंटीग्रल मल्टीपल में आते हैं, n टाइम्स ऑफ हाफ, यानी कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरीके से आता है। इनकी स्टडी फर्मी ने की थी, तो इसको फर्मियान्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मियान्स। इनके एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, ये सारे आपके आते हैं, ठीक है बेटा। न्यूट्रॉन्स आते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सारे आपके आते हैं। जब ये 0 केल्विन पे क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो इनसे बनता है फर्मी आयनिक कंडेंसेट। क्या बनता है बेटा, फर्मी आयनिक कंडेंसेट, फर्मी आयनिक कंडेंसेट। तो ये मटेरियल्स का ब्रीफ रहा है। अभी तक हमने क्या किया है, मैटर्स को उसके फिजिकल स्टेट में क्लासीफाई किया है अपने इस फर्स्ट लेक्चर में।
जो सेकेंड लेक्चर होगा यानी कल का लेक्चर होगा अगर आप लोग जुड़ेंगे तो, ठीक है, तो हम इससे आगे की बात करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उन सारी बातों को सीखेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा क्लास वो मुझे मैसेज कर देंगे पर्सनली, मैं उनको क्लास में ऐड कर लूँगा बेटा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।